हुआ है कि आज हम टीचर्स ओरिएंटेशन को लेकर कुछ बातें आपसे करें, तो उसी हुक्म की तामील में मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। और जो भी बातें हम आपसे करें तो ये एक इंटरेक्टिव सेशन होगा। तो ये जो हमेशा लेक्चर का मतलब पैसिव लर्निंग होता है कि आप सुने और हम बोलते रहें, तो ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं रहता। तो इसके दौरान आप ये जो हमारा लेक्चर होगा, इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप इसमें से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और इस लेक्चर के दौरान भी कुछ चीज़ें हम आपसे शेयर करेंगे, आप पूछ भी सकते हैं। तो सबसे पहले जिस चीज़ से हम आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे वो ये कि हम सोसाइटी के ऑब्जर्वर्स नहीं हैं। सबसे पहली चीज़ जिससे मैं शुरू कर रहा हूँ वो ये कि टीचर कम्युनिटी जो है ये सोसाइटी के ऑब्जर्वर्स नहीं है, ये सोसाइटी के लीडर्स हैं। क्योंकि ऑब्जर्वर वो इंसान होता है जो सिर्फ किसी चीज़, चाहे वो बेहतर हो चाहे वो अच्छी हो, वो सिर्फ उस चीज़ को ऑब्जर्व करता है और उसके अंदर ये तड़प नहीं होती कि ये जो गलत हो रहा है इसे मैं कैसे बदल दूं, या ये जो सही हो रहा है इसे मैं कैसे और बेहतर से बेहतर अंदाज में आगे ले जाऊं। तो ये डिफरेंस है एक ऑब्जर्वर और एक लीडर में। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस प्रोफेशन में हम और आप हैं, वी आर द लीडर्स ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज जो रीड करते हैं वही लीड करते हैं। गुड लीडर्स आर ऑलवेज गुड रीडर्स। ठीक, तो इसीलिए पहली चीज जो आप आज याद रखेंगे कि हम सोसाइटी के ऑब्जर्वर्स नहीं हैं, बल्कि हम सोसाइटी के लीडर्स हैं प्रेजेंट टाइम के। और यही चीज, इस चीज का एहसास न होते हुए या इस चीज की मालूमात न होते हुए आज हम देखते हैं ये जो टीचिंग प्रोफेशन है ये जिस रिस्पेक्ट को डिजर्व करता था वो रिस्पेक्ट आज इसे हासिल नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी ऑब्जर्वर्स बन चुके हैं, हमने लीडर का रोल नहीं लिया। हमें सोसाइटी डिक्टेट नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि सोसाइटी को हम डिक्टेट करने चाहिए थे। क्यों, उसकी मैं आपको एक वजह बताता हूं। किसी भी इंसान के लिए, यहाँ पर जो मैरिड लोग होंगे तो उनको ज्यादा इस चीज का एहसास होगा, एक इंसान के लिए सबसे कीमती शय, सबसे कीमती मता जो चीज होती है वो औलाद होती है। औलाद से बढ़कर इंसान को कोई और चीज महबूब नहीं होती। लेकिन यही औलाद जो उसकी जिंदगी की सबसे कीमती मदा है, तो उस कीमती चीज को जिस इंसान को सौंप दिया जाए तो आप अंदाजा कर सकते हैं वो कितना जिम्मेदार इंसान है। न चाहते हुए भी जो वालिदैन आपको ये जिम्मेदारी दे रहे हैं या अपनी औलाद आपको सौंप रहे हैं, ये साइलेंट टेस्टिमनी इस बात की है कि दे ट्रस्ट ओवर यू, उन्हें आप पर बहुत भरोसा है, आप पर बहुत यकीन है कि वो आपकी जो अपनी सबसे कीमती मता जो है वो आपके हवाले कर रहे हैं। और सिर्फ इसलिए कि आप उनका फ्यूचर फेट डिसाइड करें, आप ही उनकी फ्यूचर को तराशें और निखारें। इस अहम तरीन काम के लिए आपको चुना, इसका मतलब आप ऑब्जर्वर्स नहीं है, यू आर द लीडर्स, आप लीडर्स हैं। तो ये लीडर का रोल आज के बाद हमको प्ले करना है, अगर हम चाहते हैं कि हमें वापस वही रेस्पेक्ट मिले जो रेस्पेक्ट आज से पहले टीचर की हुआ करती थी। लेकिन आज हम जब देखते हैं कि आज के दौर में जब हम अच्छी तरह स्टडी करते हैं कि ये टीचर का रोल किसी भी सोसाइटी में, आप एक प्राइवेट स्कूल में काम करते हैं, मैंने भी एक लंबे अरसे तक, तकरीबन 10-12 साल तक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में काम किया। मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पर टीचर्स के सेंटिमेंट्स क्या होते हैं, टीचर्स के इमोशंस क्या होते हैं, इनके हार्डशिप्स कितने होते हैं। प्राइवेट स्कूल में आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं इंसान की कोई ना कोई मजबूरी है जो इंसान को यहाँ पर लाती है। इस वक्त जैसे आप यहाँ पर बैठे, एक लंबे अरसे तक मैं भी वहाँ पर बैठा हूँ, तो मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि संडे जब आता है इसकी वैल्यू क्या आती है। फिर जब स्कूल की तरफ से ऑर्डर होता है नहीं संडे को भी आना है, तो कितना नागवार गुजरता है।
इस वक्त भी मैं ईमानदारी के साथ अगर कहूँ कि जिस वक्त, क्योंकि आज तो आपका हाफ डे होता है, पूरे जम्मू कश्मीर में होता है, तो हाफ डे के बाद आपको रोकना ये भी मुझे तबीयत के खिलाफ लगा, तो लेकिन आप मुझे उसके लिए माफ़ करेंगे। तो अगर मैं बहुत कोशिश थी मेरी कि वर्किंग आवर्स में ही ये सेशन भी हो, लेकिन टाइम स्केड्यूल हमारा इतना टाइट था, इट वाज नॉट पॉसिबल, तो इसीलिए आपको एक्स्ट्रा टाइम आज आपका लिया गया एंड आई एम थैंकफुल फॉर दैट। तो दूसरी बात, पहला पॉइंट तो यहाँ कंप्लीट हो गया। दूसरा, जॉर्ज कार्लिन, ये जो अमेरिकन कॉमेडियन है, एक जबरदस्त बात ये लिखते हैं कि कहते हैं, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द स्टूपिड पीपल इन अ लार्ज ग्रुप्स। इसको आप याद रखिए, never ever underestimate the power of the stupid people in a large groups। देखिए, आप भी कहते हैं, मैं भी कहता हूं, या हम सब आपस में बात करते हैं कि ये लीडर, ये मिनिस्टर, ये गवर्नमेंट ये नहीं करती, इनसे ये शिकायत, हर एक दौर में हमें कोई ना कोई शिकायत रहती है। लेकिन हमें ये देखना है कि जिन लोगों को एजुकेट करना, जिनको इंटेलेक्चुअली ग्रो करना हमारा काम था, वी फेल टू डू सो। ये करने में शायद हम कामयाब रहे, इसीलिए स्टूपिड पीपल इन अ लार्ज ग्रुप आर इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड दोज रिप्रेजेंटेटिव्स आर लीडिंग अस। हालांकि लीड किनको करना था? लीड हमें करना था, लेकिन लीड कर कौन रहा है? लेकिन रेस्पॉन्सिबल कौन? टीचर रिस्पॉन्सिबल। तो पहली चीज आप ये याद रखेंगे। तो इसलिए अपनी सोसाइटी को इस स्टूपिडिटी से बचाने के लिए हमारा बहुत ही वाइटल रोल है, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो हमको प्ले करना है, तो वो ये कि हम अपना लीडरशिप का रोल प्ले करें। अगर हम चाहते हैं इन उन स्टूपिड लोगों की उस लीडरशिप से आपको नजात मिलके आप लीड करें, सो दैट आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकें। ठीक है, तो आज तो ये पहला टास्क आपका है। दाएं बाएं आपके जो भी बैठे हैं, आप एक दूसरे से हाथ मिलाइए और एक दूसरे को कंग्रेचुलेट कीजिए फॉर बीइंग इन द प्रोफेशन ऑफ मदर ऑफ ऑल द प्रोफेशंस। क्योंकि आप लोग जो हैं, आप एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जो मदर ऑफ ऑल द प्रोफेशंस हैं। ठीक है, कभी आपको इस चीज का एहसास हुआ एंड यू फील प्राउड दैट वी आर इन द प्रोफेशन ऑफ मदर ऑफ ऑल द प्रोफेशंस? कभी हुआ? कभी हुआ? तो एक दूसरे की तरफ आप देखिए, हाथ मिलाइए आज और कंग्रेचुलेट कीजिए सब। शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, जो बाय चॉइस और बाय चांस, बाय चॉइस कितने टीचर्स हैं? 1 2 3 4 5 6। जो नहीं है, जो मजबूरी में है, जो चाहते हैं हम कुछ और होते, 1 2 3 4 5 6 7 8। इनके लिए तो ये लेक्चर बोरिंग होगा, है ना? तो इसलिए इट इज बेटर, तो आप आराम फिर कीजिए। अगर आप टीचर है ही नहीं तो स्टिल अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो ठीक है, अगर नहीं तो आई एम इररिलेवेंट फॉर यू पीपल, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, हाँ बिल्कुल सच ही कहना चाहिए। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद एक फाइटर जेट का पायलट था जो अब रिटायर होने वाला था। तो रिटायर होने के बाद ये आपको मोटिवेट करने के लिए, आप इसको बहुत, इस पॉइंट को समझना, वो जो फाइटर जेट था उसने बहुत सारे अचीवमेंट्स किए थे, बहुत सारी फाइट्स में वो लड़ा था और बड़ा जबरदस्त रोल उसका था। तो लास्ट जब वो अपना वो सफर पूरा करके आया, वो रिटायर हो रहा था, अब वो घर जा रहा था, सारा बैग पैक करके तो जा रहा था, लेकिन तब तक उसको ऑर्डर होता है, नहीं दूसरा असाइनमेंट है, अभी घर नहीं जाना, दूसरा असाइनमेंट है। लेकिन अब ये इतनी जल्दी में था कि ये अपने उस पे बैठा, अपनी फ्लाइट में बैठा, अपने उस जेट में बैठा, लेकिन उस जल्दी में इसको वो जो लगाते हैं क्या, उस पैराशूट जो है वो लगाना उसको भूल गया। ठीक,
लेकिन जो ही उसने अब रनवे से रन लेना शुरू किया तो आगे एक इंसान है, उसको बार बार क्या कहता है, रुक जाओ रुक जाओ। उसको सुनाई नहीं दे रहा लेकिन रोक रहा था उसको। लेकिन जब उसको उस पर नजर पड़ी, ये रुकता है कौन, ये जो पायलट था, ये रुक गया और उसे कहा क्यों रोका, कहा आपका तो पैराशूट ही नहीं लगा है ना। तो पैराशूट जब उसको दिया गया तो इसी ये जो नई उड़ान उसने बढ़ी, इसके दौरान उसका जो जहाज है वो क्रैश हो गया। ठीक, जब जहाज क्रैश हो गया तो उसको क्रैश जब हुआ तो उसको बचाने वाला कौन था, पैराशूट। तो इसीलिए उस पैराशूट वाला ही बंदा उसको बहुत सालों के बाद, हालांकि ये उसको भूल गया था, ये पायलट उसको भूल गया था, लेकिन उसको वो बोला नहीं था। ठीक है ना। तो जब वो एक होटल में उसको मिलता है, वो उसको हैंडशेक करता है, कहता आप मुझे जानते, कहता नहीं मैं आपको नहीं जानता। बट उसने कहा मैं वही हूं जिसने लास्ट टाइम आपको पैराशूट दिया था, जिसकी वजह से आप आज जिंदा हो। तो आप जितने भी लोग यहाँ पर हैं, आपकी मिसाल भी मेरे लिए उस पैराशूट देने वाले इंसान की तरह है। अगर आप नहीं होते तो मैं भी नहीं होता। एंड आई एम थैंकफुल फॉर यू ऑल दैट यू आर सिटिंग एंड लिसनिंग मी। ठीक है, आप भी उन्हीं की तरह हैं। ठीक है। अच्छा, एल्बर्ट आइंस्टाइन, उसका नाम तो आपने सुना होगा। साइंस में बहुत बड़ा, साइंस बैकग्राउंड से कौन कौन है यहाँ पे, साइंस बैकग्राउंड जिनका है, बीएससी एमएससी जिनका है, 1 2 3 4 5 6, सबका साइंस बैकग्राउंड है। ठीक है। तो आइंस्टाइन को आप जानते होंगे। उसने कहा है क्रिएटिविटी इज इंटेलिजेंस हैविंग फन। ये जबरदस्त बात है। क्रिएटिविटी इज इंटेलिजेंस हैविंग फन। तो इसलिए इस वक्त के टाइम में क्रिएटिविटी, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। अब आज आप देखते हैं कि टीचर को एक कैरिकुलम थमा दिया जाता है, उसको ये कहा जाता है कि इस स्पेसिफिक पीरियड में आपने ये वाला कोर्स कंप्लीट करना है, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि आज के टाइम में कुछ नया करने की, तो क्रिएटिव टीचर को होना है, क्रिएटिव टीचर को होना है। तो इसलिए हमें आप सब लोगों के मुतालिक कोई डाउट नहीं है आपकी इंटेलिजेंस पर। लेकिन एक चीज जो है, जो आपको ऑप्ट करनी है, जो आपको इनकलकेट करनी है, दैट इज क्रिएटिविटी। उसकी भी वजह आपको बताऊंगा। आपने देखा होगा, चलो जमींदारी तो करते होंगे यहाँ सब, सारे गांवों से हैं हम। तो आप देखेंगे कि एक टाइम था कि आप जब खेत में जाते थे तो हम हल चलाते थे ना, मतलब इसको खोदने के लिए बेलों से खोदा जाता था। ठीक है, बेल चलाते थे इसको जोतने के लिए। लेकिन आज के टाइम में डीलर का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब उस बेल का रिप्लेसमेंट कौन है, टेलर आ गया ना, ट्रैक्टर आ गया। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीजों को रिप्लेस किया इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी ने। जितना भी एडवांसमेंट हुआ टेक्नोलॉजी में, आपने देखा कि बहुत सारी चीजें रिप्लेस हो रही हैं, आपको मालूम है ना। तो इसी तरीके से टीचिंग जो है, ये वाहिद एक ऐसा प्रोफेशन है, इसका कोई भी ऑल्टरनेट, इसको कोई रोबोट लाकर पढ़ा तो सकता है, लेकिन क्वेरीज को वो मतलब एड्रेस नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है कि टीचिंग जो है, इट इज प्योरली अ क्रिएटिव जॉब। अगर आपने ये किया तो आपका रिप्लेसमेंट, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो फिर आपको हर मीटिंग में यही बोला जाएगा, पता नहीं यहां पर ही बोलते हैं, मैंने ये बात बहुत बार फेस की और उसी जुनून ने मुझे यहां पहुंचाया। अक्सर मीटिंग्स में बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स के ऑनर्स, मुझे यहां का तो नहीं पता, लेकिन अक्सर क्या बोलते हैं, अगर आपने काम करना है करो, अगर नहीं करना है तो जाओ, बोलते हैं ना। ये तो आप कॉमन सुने, यहां का नहीं मैं बोल सकता, लेकिन अक्सर ये बोलते हैं। और याद रखिए, इस चीज को इंसान अपनी गैरत का मसला समझे। मेरा तो यही मसला है। मैंने बहुत सारे स्कूलों को खैर बात कहा, और उस स्कूल, जिस स्कूल में मैंने ये बात मुझे कही गई किसी जमाने में, आज वही स्कूल मुझे 5 या 6 लाख करके स्पॉन्सर करते हैं, लेकिन मैं बोलता हूं मेरे पास टाइम नहीं है। ये गलत नहीं है, क्योंकि जो आपको ये किसी टाइम करे, मेक देम रियलाइज व्हाट एक्चुअली यू आर एंड व्हाट वी आर, व्हाट इज आवर वर्थ। अपनी वर्थ का एहसास दिलाना ये कभी भी गलत नहीं है। ठीक है ना। तो इसलिए हमारे अंदर क्रिएटिविटी डेवलप होनी चाहिए, सो दैट हमारा कोई रिप्लेसमेंट
चाहे ये अरेबिक सब्जेक्ट हो, चाहे ये इंग्लिश सब्जेक्ट हो, चाहे ये सोशल स्टडीज हो, चाहे साइंस हो, अपने सब्जेक्ट को इतना खूबसूरती के साथ आप डिजाइन करें कि 100 बार आपका ऑनर ये सोचे कि हम इसका रिप्लेसमेंट ढूंढे, तो ढूंढे कहां? तो लेकिन ये किसकी जिम्मेदारी है? तो अब आपकी जिम्मेदारी है, आपको एक्सप्लॉइट होना है या आपको अपना आप वर्दी बनाना है। फैसला आपका है कि नहीं? तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को कितना वर्दी बनाएं, हम अपने आप को कितना ज्यादा कीमती बनाएं, ये जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये आज आप सर्च भी करेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है कि 2025 में, कब? 2025 में, यानी कि नेक्स्ट ईयर, है ना? उन्होंने कहा 2025 में दुनिया का हर रहने वाले इंसान के अंदर ये 15 क्वालिटीज का होना जरूरी है। अगर ये 15 स्किल्स उसके पास हैं, he or she is compatible या he or she is relevant to the present times, लेकिन इन 15 स्किल्स में उसके पास अगर कोई भी स्किल नहीं है, इसका मतलब he or she is no more relevant for the present era। उसका कुछ नहीं बनने वाला। वो फिर वही करेगा, किसी के इधर जाएगा रिज्यूमे लेकर, तो पूछेंगे क्या करते हो, बोलते हैं कि कुछ भी कर लेंगे। ये जो बोलते हैं ना कुछ भी कर लेंगे, तो इसका मतलब अब वहां पर उसकी कोई भी इज्जत नहीं होगी। समझ आई? अच्छा, जो रोबोटिक्स है या ऑटोमेशन है इसका, या एआई इस वक्त आ रहा है, तो बहुत सारी चीजें रिप्लेस हो रही हैं, लेकिन इन चीजों से आप कितना फायदा उठा रहे हैं और खुद आप कितना अपडेट हो रहे हैं। आपका अपडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर एंड डॉक्टर, ये दो ऐसे प्रोफेशंस हैं जहां पर आपका अपडेट ना होना आपके लिए समय कातिल है। इसका मतलब देखिए, मैंने पहले भी शायद आपको पता नहीं बोला कि हमारे पास इस वक्त अपडेट होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप जिस बच्चे को क्लास में पढ़ा रहे हैं, एन मुमकिन है कि वह आपके पास पढ़ने नहीं आ रहा, बल्कि ये देखने आ रहा है हाउ मच कॉम्पिटेंट माय टीचर इज। मेरा टीचर कितना मुझसे ज्यादा जानता। आप घर से भी पढ़ के आते हैं, कितने ऑनलाइन कोर्सेज हैं, कितनी ऑनलाइन चीजें हैं जहां से हमसे भी बढ़कर वो कंटेंट दे रहे हैं, लेकिन आपका अंदाज, आपका डिलीवरेंस और आपका मोटिवेशन और आपका करिश्मा, आपकी पर्सनैलिटी का, वही तो आपको बना के रखेगा, अदरवाइज हम इररिलेवेंट हो जाएंगे। तो तीसरी चीज, ये जो रोबोटिक्स है या जो ऑटोमेशन है या जो एआई है, इन्होंने ट्रिपल डी जॉब्स जितनी भी थी उनको सबको क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। ट्रिपल डी मतलब जो भी डल, डर्टी और डेंजरस जॉब्स थे वो तो एआई आज कर रहा है। एक बंदा बैठा है यहां पर, बैठ के ही वो कंट्रोल कर रहा है हर चीज को, तो इन सारों का रिप्लेसमेंट हो गया। लेकिन द ओनली जॉब जो रह पाएगी, आने वाले वक्त तक भी ये रह पाएगी, इस टीचिंग इज द ओनली जॉब जिसका कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं। यहां तक कि आज बहुत सारी सर्जरी जो है वो किसके थ्रू की जाती है? ऑटोमेशन के थ्रू। होता है कि नहीं? रोबोट सर्जरी नहीं करता। इसका मतलब डॉक्टर का रिप्लेसमेंट भी आ गया, लेकिन टिल डेट टीचर का कोई रिप्लेसमेंट नहीं आया। सो वी शुड बी थैंकफुल टू द गॉड दैट वी आर इन अ प्रोफेशन ऑफ मदर ऑफ ऑल द प्रोफेशंस। ठीक। दूसरा, आप में से जहाज में किसी ने सफर किया है? किसने? आपने? कहां गए हो आप? दिल्ली। इंडिगो में गए होंगे, ठीक है। जो ही आप इंडिगो एयरलाइन पे उस फ्लाइट में गए होंगे, पायलट का जो डोर है वहां पर एक चीज लिखी हुई देखी आपने? वहां की तरफ देखा ही नहीं होगा, चलो मैं बताता हूं। तो ये आप नोटिस भी करना, ठीक है। इंडिगो की ज्यादातर जो फ्लाइट्स हैं वहां पर आप देखना, वहां पर आपको एक चीज लिखी हुई मिलेगी, फ्लाइंग इज अ सीरियस जॉब, प्लीज लीव योर वरीज बिहाइंड। क्या लिखा है? पायलट का जो दरवाजा है ना, उस पे लिखा है फ्लाइंग इज अ सीरियस जॉब, प्लीज लीव योर ऑल वरीज बिहाइंड। कि सच में ही है ना, कितना सीरियस जॉब है उड़ना। तो इसलिए टेंशन फ्री होकर आप क्या करिए? आप आराम से बैठे टेंशन फ्री होकर। लेकिन मैं आज आपको कहूंगा कि टीचिंग इज अ सीरियस जॉब, लीव योर ऑल वरीज बिहाइंड। जो भी घर की टेंशन है, परेशानियां, वो गेट पर ही छोड़नी पड़ेंगी। क्यों? बिकॉज यू आर गोइंग टू हैंडल द मोस्ट प्रीशियस प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल।
आप सबसे कीमती चीज के साथ इंटरेक्ट करने जा रहे हो, उसके साथ आप उससे बात करने जा रहे हैं या उसको हैंडल करने जा रहे हैं। अगर आप वरीज के साथ, डिफरेंट किस्म की वरीज के साथ अगर आप जाएंगे तो आप प्रॉपरली उसको टैकल नहीं कर सकते। तो इसलिए आज के बाद आप यहां पर हर कमरे के बाहर मैं सर को बताऊंगा, मैं उन्हें बोलूंगा लिख के रखो कि टीचिंग इज अ सीरियस जॉब, लीव योर ऑल वरीज बिहाइंड। अपनी सारी परेशानियों को बाहर रख के इस जॉब को परफॉर्म करो, क्योंकि वरीज को लेकर आप इस जॉब को परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब आप एक लंबी सांस ले लो। लंबी सांस, डीप ब्रेथ जिसको कहते हैं। ठीक है, थक गए ना? हाँ, थक गए तो लंबी सांस लेकर आप करें और उसके बाद फिर एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर कहें कि हमने सारी टेंशनों को दूर फेंका और यहां पर बैठे, तभी जाकर 15 मिनट और निकालेंगे, है ना? अच्छा, नेक्स्ट, ये मैंने परसों शायद बोला भी था, जो टीचर्स मेरी क्लास में बैठे थे। एक ज़ेन फिलॉसफी है, व्हेन स्टूडेंट इज रेडी टीचर इमर्जेस। जब भी स्टूडेंट रेडी हो तो टीचर विल इमर्ज, टीचर इमर्ज, ये एक ज़ेन फिलॉसफी है। तो इसका मतलब किसी भी पर्टिकुलर जगह में, ये आपके साथ भी हो सकता है, ये मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, जरूरी नहीं है कि हमेशा टीचर फिजिकल फॉर्म में आपके सामने मौजूद हो। कभी कोई इंसिडेंट, कभी कोई इवेंट, कभी कोई बुक, कभी कोई मूवी, कभी कोई ड्रामा इंसान का टीचर बनता है, जहां से इंसान को सबक मिलता है कि नेक्स्ट टाइम मुझे ये करना है या नहीं करना। इसका मतलब जब भी आपके अंदर सीखने की तलब हो, जब भी आपके अंदर सीखने की तड़प हो, तो यू नीड नॉट टू हैव डॉक्टर शोएब इन फ्रंट ऑफ यू। आपके लिए बहुत सारी चीजें, कायनात की बहुत सारी चीजें जुड़ेंगी ताकि आपकी उस क्वेस्ट को क्या करें, बुझा दे। ये आप एक्सपीरियंस करना। जब भी इंसान कुछ सीखना चाहता है ना, मेरा बैकग्राउंड साइंस बैकग्राउंड है, मेरा पीएचडी ज़ूलॉजी में है, लेकिन आज जो मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है वो सोशियोलॉजी है। ये जो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग इज ऑल अबाउट सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी। तो ये तो मैंने दूर दूर तक नहीं पढ़ा था। साइंस स्टूडेंट्स को पता है, हमने साइकोलॉजी कब पढ़ी? मत पढ़ी, थोड़ा बहुत ह्यूमन बिहेवियर पढ़ा, वो तो कुछ भी नहीं है। लेकिन साइकोलॉजी पूरा 90 डिग्री का शिफ्ट है। लेकिन जब डिसाइड किया, और ये कोविड की बात है, आपने बोला कि पहले से मैं यही करता था, कोविड में मैंने ये पढ़ना शुरू किया, तो फाइनली आई कम टू नो कि मुझे अल्लाह ने इसी के लिए बनाया है और इसी में मैंने प्रैक्टिस किया। विद इन 2 इयर्स मैंने देखा कि एक जबरदस्त रेस्पॉन्स। मैं डोडा के एक छोटे से कस्बे से तो रोहमू पुलवामा पहुंच गया, ठीक है, श्रीनगर पहुंच गया, कपवारा हंदवारा पहुंच गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि सेल्फ डिस्कवरी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अपने आप के बारे में पता लगाना, हु आई एम, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, उस पर मैं अभी बात करता हूं। अच्छा, उसके बाद हम कहां पहुंचे? हाँ ठीक है, ज़ेन फिलॉसफी हो गई। उसके बाद कार्ल यंग एक फिलोसोफर हैं, ये बात आप नोट करना। कार्ल यंग एक फिलोसोफर हैं, वो कहते हैं व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट। ये आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखना, व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट। जिस चीज को आप रेजिस्ट करेंगे ना वो रह जाती, ये आप याद रखना, व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट। तो टीचिंग जो है इज नॉट व्हाट वी नो। टीचिंग ये नहीं है कि आप जानते कितना है, कितना इंफॉर्मेशन आपके पास है, ये टीचिंग नहीं है। टीचिंग इज नॉट व्हाट यू से, ये भी नहीं कि आप बोलते क्या है। टीचिंग इज हु यू आर। मैंने पहले भी शायद एक दिन आपको बोला था कि द मोमेंट इफ यू वांट टू नो हाउ मच इफेक्टिव यू आर इन टीचिंग, अगर आप चाहते हैं देखना कि आप टीचिंग में कितना इफेक्टिव हैं, ये मत देखो कि आपकी क्लास में कितने बच्चे ये बोल रहे हैं सर हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, हम प्रोफेसर बनेंगे। जरा ये देखो कितने बच्चे आज तक आपके पास आए और आपको कहें कि सर या मैम हम आपकी तरह बनना चाहते हैं। It means if you are going to be the role models of your students, that it is the real achievement you have got. यही वो अचीवमेंट है जिसको अचीव करने की हमने हमेशा कोशिश करनी है। तो उसके लिए अब हमको तलाश करना है कि हम क्या ऐसा करें कि हमारे बच्चे हम जैसे बने। लेकिन वो तभी मुमकिन होगा जब हम टीचर बाय चॉइस, नॉट बाय चांस। जो बाय चांस है उनके लिए दरवाजा बंद है, तो जो बाय चॉइस है तो उनके लिए दरवाजा खुला है। ठीक, अच्छा,
एरिस्टोटल का नाम भी आपने सुना होगा। एरिस्टोटल कहते हैं एजुकेशन इज नॉट फिलिंग अबाउट वेसल्स, एजुकेशन इज नॉट फिलिंग अबाउट वेसल्स, यानी कि एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कितना नॉलेज आप बच्चे को दे रहे हैं, कितना इंफॉर्मेशन आप उसको दे रहे हैं, नहीं, वो कहते हैं इट इज इग्नाइटिंग द स्पार्क, कि आप किसी के अंदर ये प्यास कितनी पैदा कर रहे हैं। इल्म की प्यास को पैदा करना हमारा काम है, उस इल्म की प्यास को बुझाना कमाल नहीं है, बल्कि उस प्यास को भड़काना हमारा काम। ये कौन कहता है? एरिस्टोटल, कि एजुकेशन इज नॉट फिलिंग अबाउट वेसल, इट इज इग्नाइटिंग द स्पार्क। जो अंदर का इंसान है उस इंसान को जगाकर इल्म का प्यासा कर देना, दिस इज व्हाट यू ऑल हैव टू डू। ये जो आपका मैन रोल है, ठीक है। अब हम एक एक्टिविटी करते हैं। गैलिप ऑर्गेनाइजेशन दुनिया का एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया के अंदर स्टडी करता है किसको? ट्रेंड्स ऑफ ये स्टडी करते हैं एम्प्लॉयमेंट एंगेजमेंट्स को। किसको? एम्प्लॉयमेंट एंगेजमेंट को के ट्रेंड्स को स्टडी करते हैं। ये वर्ल्ड रेनाउंड ऑर्गेनाइजेशन गैलिप ऑर्गेनाइजेशन, GALIP, गैलिप ऑर्गेनाइजेशन, ये दुनिया की मशहूर और मारूफ ऑर्गेनाइजेशन है। ये दुनिया के अंदर ट्रेंड स्टडी करते हैं किसके? एम्प्लॉयमेंट एंगेजमेंट के। किसके? एम्प्लॉयमेंट। और आप एक लंबी सांस लो, क्योंकि अब आप पर बात आएगी, खतरनाक बात है। और इस जलजुही में यहां से जाऊंगा ना, फिर आप एक दूसरे को कहोगे हाँ आप उस कैटेगरी में हो, आप इस कैटेगरी में हो, ठीक है। तो इन्होंने एनालाइज किया और कहा कि 3 तरह के एम्प्लॉयज होते हैं। कितनी तरह के? मैंने आपसे पूछूंगा आप कौन सी किस्म के हैं, फिर आपको अंदर से ही आएगा जवाब आप किस किस्म के हैं। इनने कहा कि 3 तरह के एम्प्लॉयज हैं। कितने तरह के? 3 तरह। किसी भी जगह पर काम करने वाले लोग 3 तरह के। कितनी तरह के? 3 तरह के। पहली कैटेगरी इन्होंने कही कि एंगेज्ड एम्प्लॉयज। क्या? एंगेज्ड एम्प्लॉयज। अब ये पता है कौन से एम्प्लॉयज हैं? ये बड़े जबरदस्त किस्म के एम्प्लॉयज हैं, पता नहीं यहां पर भी होंगे इंशाल्लाह। ये वो एम्प्लॉयज होते हैं जो हमेशा इनकी कोशिश होती है कुछ नया देने की, अपने इंस्टीट्यूशन को कंट्रीब्यूट करने की। सर आज ये करेंगे, सर ये वर्कशॉप होना, सर लीडरशिप पर, सर क्रिटिकल थिंकिंग पर, सर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर, सर अब ये करेंगे, सर लॉन ऐसा होना चाहिए, सर ग्राउंड ऐसा होना चाहिए, मॉर्निंग असेंबली ऐसी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए, हमारा ड्रेसअप ऐसा होना चाहिए, सो एंड सो ऑन, ठीक है। तो उनका ये का वो एक्टिवली एंगेज्ड लोग होते हैं। क्या होते हैं? एंगेज्ड, ठीक है। उनका मतलब काम का भूत जिन पर सवार होता है। उसके भी बहुत सारे फैक्टर ये बाद में हो। तो इन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर ये जो एंगेज्ड एम्प्लॉयज हैं, बताओ इनकी परसेंटेज कितनी होगी आपके हिसाब से? शाबाश मैंने सर कुछ है सन अंदा 10%, तो 2%, ठीक। ये तो है लेस देन 5, जल्दी 15, 30, 20, 10, कितना? 20, 5, 10। आप नहीं गैस करना है, कुछ भी बोलो। 5, 10, 20, 10। ये जो 10 वाले हैं ये हाथ खड़े करो, 10 वाले हाथ खड़े करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मुझे मत पता, मैं तो 6 दिन से आपका मेहमान हूं, लेकिन इन 6 के मुतालिक मैं कह सकता हूं कि इनका स्कूल के अंदर पार्टिसिपेशन एक्टिव होगा। सही कि गलत? नहीं, आप बाकी वाले बोलो सही कि गलत। नहीं, इसमें क्या है, एक दूसरे की बुराई करना मुंह के सामने, ये बुराई थोड़ी है। इज इट ट्रू? है। हाँ, ये जो 10% कहा ना, तो सच में इंडिया में यही 10%, 9% ही, 1% आपने ज्यादा बोला, सिर्फ 9% लोग ऐसे हैं जो एंगेज्ड एम्प्लॉयज हैं। कितने? 9% सिर्फ क्या है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में ही सिर्फ 12%। कितने? 12%, ठीक। अब
आप खुद ही अपने आप को देखना आप किस कैटेगरी में। दूसरा, ये डिसएंगेज्ड एम्प्लॉयज होते हैं। क्या होते हैं? डिसएंगेज्ड एम्प्लॉयज का मतलब होता है, इनको बोलो ना ये पेज लाओ, बस ये सिर्फ पेज ही लाएंगे। ये भी होना चाहिए पेन, पेज के साथ पेन भी लगता नहीं, दोबारा उनको बोलना है उधर पेन भी था वो भी लाओ, है ना। या आप बोलो कि बॉटल पड़ी है वो लाओ, अरे बॉटल से पानी नहीं पिएंगे, इसके लिए ग्लास चाहिए, लेकिन वो सिर्फ बॉटल लाएंगे। वो डिसएंगेज्ड, वो समझो वो बोझ के तले दबे होते हैं, उनको मतलब मन नहीं होता, वो जबरदस्ती। एक होता है ला इलाहा इल्लल्लाह, एक होता है कश्मीरी में ला इलाहा इल्लल्लाह, मार मार के इल्लल्लाह पढ़ाना, दैट इज नॉट ला इलाहा इल्लल्लाह, है कि नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह में कितना फर्क है कि नहीं। तो ये जो होते हैं ये ला इलाहा इल्लल्लाह वाले होते हैं, ये डिसएंगेज्ड पीपल होते हैं, डिसएंगेज्ड एम्प्लॉयज। यहां पर भी होंगे ना, तो आप खुद ही फैसला करें आप में से कौन इस कैटेगरी में है। अब बताओ कितने परसेंटेज ऐसे लोगों की होगी, बताइए सर। नहीं, आप स्कूल का नहीं, बचाओ मुझे, स्कूल नहीं, आप जनरल बोलिए। 80-90 60%, वेरी गुड। 70 40 आपने 80 50 73। ये जो 60 वाले थे ये कितने हाथ खड़े थे? 60 वाले, हाँ, ये जो 60 वाले हैं ये एग्जैक्टली 60% है, ये एग्जैक्टली 60% है। तो इसका मतलब आपको अंदाजा हो गया होगा, ठीक है ना। तो लेकिन मैं पूछूंगा नहीं आप में से कौन है, फिर आपकी ईमानदारी है, आप खुद ही बताएं, ठीक है। अच्छा, अब ये कितनी कैटेगरी, इसकी 60% है, हाँ, इंडिया में। अब तीसरी कैटेगरी जो है ना, ये तो समझो तूफान है, अल्लाह ताला इनके शर से महफूज रखे, नहीं पहले तो इनके खैर से महफूज रखे, शर इनकी जानों को जाए, क्या इनका खैर से भी अल्लाह ताला क्या रखेगा। इनको हम कहते हैं एक्टिवली डिसएंगेज्ड एम्प्लॉयज। क्या ये डिसएंगेज नहीं बल्कि एक्टिवली डिसएंगेज्ड। अब इनकी खासियत मैं आपको बताऊं, इसमें ज्यादा मैड में आती है, मैड में मतलब फीमेल, क्यों, वजह मैं आपको बताऊं। ये एक्टिवली डिसएंगेज्ड लोग जो होते हैं ना, ये खल्क के मारे हुए, दुनिया के ठुकराए हुए आए हैं तेरे दर पर हाथ फैलाए, बस इनकी ये हालत। याद रखना, अपने आप को इन लोगों से बचाना। इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी होता है, ठीक है, जहां पर एक दूसरे को ये गम सुनाते हैं। तुझे मत पता मेरे साथ क्या हुआ, तुझे मत पता उसने क्या किया। मतलब इनकी जिंदगी नेगेटिविटी से शुरू होती है, नेगेटिविटी पर। और अगर मेरी तरह कोई एनर्जेटिक बंदा जिसको पढ़ाने का जुनून है, पागलपन है, वो आए ना, ये अगर ये एक्टिवली डिसएंगेज्ड मिले, वो बोलेंगे सर इधर आओ, आपको मत पता इधर क्या है, हमें पूछो आप क्या, ठीक है ना। तो वो बोलते हैं चलो सर हम आपको बताएं, आपको जो दिख रहा है सर वो है नहीं, और जो है वो आपको दिख। मतलब ये इतने नेगेटिव पीपल, इनके उस मैग्नेटिक फील्ड में जो आया ना, समझो वो गया, वो फिर उधर से लौट के। और इन खुदा दोस्तों का ये आलम होता है कि ये जो है ये कभी भी इंप्रूव नहीं, और खुद ही नहीं, और इनका सर्कल बढ़ता जाता है, इनको मैग्नेट लगा होता है। इनका मरा हुआ चेहरा होगा, वो मायूस सा चेहरा, कभी इनके चेहरे पे खुशी नहीं होगी, कभी वो एक्साइटेशन नहीं होगी, वो कैरिस्मा नहीं होगा, कुछ नहीं, मायूस, बस सिर्फ गम की दास्तानें वो सुनेंगे। और पता नहीं फिर कभी तन्हाई में सुनते होंगे अताउल्लाह खान को भी, है ना, इनको गम ही गम होता है, ठीक है। अब बताओ इनकी परसेंटेज कितनी होगी। अब तो 40 बाकी रहेगा, नहीं 40 कहां बाकी रहे, 60 10 और हाँ, अब बच गए ये 30% है। तो जिस इदारे में इनकी परसेंटेज ज्यादा होगी, उस इदारे को सीधा बाहर ठप्पा लगा दो कि इस इदारे का कुछ बनने वाला कंफर्म।
ये नहीं मैं बोलता हूं स्कूल ही, कोई भी इदारा हो, तो अगर इन खुदा दोस्तों की तादाद ज्यादा हो गई तो समझना उस इदारे की उल्टी गिनती। शाबाश। अब एक लंबी सांस लेकर एक दूसरे की तरफ आप देखिए और जरा बताइए आप किस कैटेगरी के। शाबाश। नहीं मुझे नहीं बोलना, ये राज है। अब आपने सिर्फ आज के बाद एक दूसरे को देखना है तो पता चल जाएगा आप क्या है, ठीक है। हाँ ये एम्प्लॉयर्स की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा एम्प्लॉयर, अच्छा नहीं उस पर मैंने बात नहीं कर, वो फिर कब नहीं ऐसा नहीं बोलना, डरता हूँ अल्लाह से। हाँ बिल्कुल उस पे भी इंशाल्लाह मैं कहूँगा। हाँ उसका इम्पैक्ट पड़ता है और इसमें लीडरशिप का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर कोई बंदा काम से करता है तो बात तो है ना। हाँ बिल्कुल। तो तभी मैंने बोला इसमें बड़ा रोल आपके हेड का है, एडमिनिस्ट्रेटर का है कि वो आपको कितनी स्पेस दे रहा है। जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको कितनी स्पेस मिल रही, दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक। अच्छा कॉर्ल यंग ये एक फिलोसोफर है, ये कहते हैं ओनली टॉर्चर्ड सोल विल टॉर्चर द पीपल। ये जो दुखी आत्माएं होती हैं यही लोगों को दुखी, हालांकि पॉजिटिविटी भी बहुत है, ठीक है। एक पिछली बार डीपीएस में मैं गया था इसी ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए, मैंने एक व्हाइट शर्ट पहनी थी, उसको छोटा सा ब्लैक डॉट था। मैंने टेस्ट करना था उनकी मेंटेलिटी को। मैंने कहा मुझे शर्ट कैसी लगी, सबने बोला सर व्हाइट। मैंने कहा क्या लग रहा है आपको इस व्हाइट शर्ट में क्या है, सबने बोला सर ब्लैक डॉट है। मैंने कहा ये इतनी पूरी की पूरी शर्ट व्हाइट है तो नजर आपको इस ब्लैक पर देगी, इसका मतलब माइंडसेट हमारा कितना। हालांकि उनको बोलना चाहिए सर हाँ बिल्कुल पूरी की पूरी शर्ट नीट एंड क्लीन व्हाइट है लेकिन विद अ स्मॉल डॉट है। तो दोनों में कितना फर्क है। एक तो ये कि आपको सिर्फ वो डॉट दिखा, एक तो ये कि नहीं आपको बहुत खूबी दिखी लेकिन उसमें एक खामी दिखी। जब एटीट्यूड हमारा ये वाला हो कि हम अपने इर्द गिर्द जो लोग होंगे, ये आपकी फैमिली है, आपकी अगर 70% आपके मतलब अच्छी चीजें हैं, आपके अच्छे स्किल्स हैं, 30% आपकी कोई कोताहियां हैं, इन 30% को कम और इस 70% को बार बार रिपीट किया जाए ताकि ये 30% भी इरेडिकेट हो जाए। लेकिन ये टीचिंग, ये एडमिनिस्ट्रेटर का स्किल है, वो कितना स्किल्ड है तो वो आपको ज्यादा अच्छी तरह पता होगा। बॉलीवुड में एक वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है, केमिस्ट्री होता है यूज। एक तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है लेकिन बॉलीवुड में एक वर्ड यूज होता है केमिस्ट्री। बोलते हैं इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है ना, बोलते हैं ना। तो इस केमिस्ट्री का मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है टीचिंग में ना, टीचिंग स्किल में इस केमिस्ट्री का मैच करना बहुत जरूरी होता है बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। आप इस केमिस्ट्री को किस तरीके से मैचिंग बनाते हैं, तो आपका क्लास में एंटर होना, आप कितने स्मार्ट तरीके से वेल ड्रेस्ड होकर, कितने कॉन्फिडेंट होकर जा रहे हैं, उसका एक इंपैक्ट आता है। जो जला होके जाता है ना क्लास में, जला आप समझते हैं ना, सो मुदमुत हो, हाँ बेगरजर हो, तो उसको जाते ही पहले देख के आधी नींद आ जाती है। जो खुद ही बेचारा टार्चर्ड हो तो वो दूसरों को क्या बोले। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि जिस वक्त आप टीचिंग, हाँ जिस वक्त आपका मूड नहीं है, लीव द क्लास, डोंट टेक द क्लास, मत लो, वो एक ही गम है ना, ली ले। लेकिन जाकर वहां पर उस नेगेटिविटी को फैलाना ये दूसरा जुर्म है, जुर्म अजीम है ये। तो ये टीचिंग में कभी भी ऐसा नहीं, हाँ जिस दिन आपकी तबीयत ठीक नहीं है, व्हेन यू आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ वरीज, तो लीव, ठीक है, लेकिन क्लास में अपने वरीज के साथ जाना ये सही बात नहीं है, ठीक। अच्छा, दूसरी एक चीज, एक बात मेरी आप याद रखना, नजर का ऑपरेशन हो सकता है, नजर ना मींस आंख का ऑपरेशन हो सकता है, नजरिया का ऑपरेशन नहीं होता। नजर का ऑपरेशन हो सकता है, नजरिए का ऑपरेशन। इसीलिए हम कहते हैं कि आपका नजरिया जो टीचिंग को लेकर होना चाहिए बहुत राइट होना चाहिए। अगर नजरिया गलत है ना, दुनिया की कोई भी ताकत फिर ठीक
फिर आप बन जाएंगे एक्टिवली डिसएंगेज्ड एम्प्लॉयज, और उसकी वजह से कितना डिजास्टर होगा उसका अंदाजा आप कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि जब टीचर्स डे आता है, देखो कितना ही बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर हो, कितना ही बड़ा केएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर हो, लेकिन जो जॉय आपको उस वक्त महसूस होता है ना, जब छोटा सा मासूम बच्चा घर से कोई छोटी सी चीज लेकर आता है, आपको कहता है हैप्पी टीचर्स डे, आपकी सारी थकान खत्म हो जाती है, आपको लगता है आई एम समवन स्पेशल, दैट इज व्हाई आई एम बीइंग गिफ्टेड, है ना, आपको जो गिफ्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ स्पेशल है, और हकीकतन में स्पेशल है। लेकिन ये प्रिविलेज किसी और प्रोफेशन में, ये किसी और प्रोफेशन में नहीं है। तभी मैं बार बार कहता हूं कि अपने इस प्रोफेशन को इतना अच्छा, इतना अच्छा, इतना अच्छा बनाया जाए ताकि लोगों को हमारी जरूरत पड़े, हमें लोगों की जरूरत है कि नहीं। ये हम मतलब कि हम कितनी मेहनत, लेकिन हम मेहनत, अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ आप कितने सालों से काम कर रहे हैं, तो इट इज अ वेरी गुड 2 years 2 years 3 8 10 years 3 8 3 8 months 5 months, ये नई भर्ती है सारी। 7 month की है आप, months आप 2 years, ओ आप तो बिल्कुल ही नहीं, आपके बारे में तो बहुत सोचना पड़ेगा। आप बेटा हाँ 20 years, अच्छा 1 year, आप 2 years 6 months, ठीक है। ये जो नए नए है ना, तो मैं सर को बोलूंगा जब छुट्टियां हो जाएंगे ना, 1 वीक का आपके साथ एक ओरिएंटेशन हम रखेंगे इंशाल्लाह, जो नए नए आप हैं, क्योंकि या तो आप पूरी तरह से आ जाएंगे तो नाम कमाएंगे ना, या तो छोड़ ही देंगे, 2 ही चीजें हैं, क्योंकि डायलेमा में नहीं रहेंगे, इधर कभी अंदर कभी बाहर, ऐसा नहीं होगा। तो या तो मजबूत, तो या तो हाँ, ठीक है। अच्छा चलिए फिर आगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसका मैं पर्सनली बहुत कायल हूं, डॉक्टर राधा कृष्णा एक बहुत बड़े नाम है, हिंदुस्तान के बहुत बड़े फिलोसोफर गुजरे हैं। तो ये बड़े रियलिस्टिक थे, इनके अंदर वो कम्युनल वो सेंस नहीं था, कम्युनल सेंटिमेंट नहीं था। इनको जब एक बार बुलाया गया ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसमें मतलब कोई इज्तिमा था, उसमें इसको भी बुलाया गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ लिखिए। इनने किताब लिखी, वो आप जरूर पढ़ना, द प्रॉफिट मोहम्मद, छोटी सी बुक है, द प्रॉफिट मोहम्मद, रामकृष्ण राव ने, बहुत जबरदस्त किताब है वो। उसका एक कोट वो मैं आपको बताऊंगा। उसने बोला मतलब उसकी स्टार्ट में ही आप वो बुक देख भी लेना, आप मुझे शायद थोड़ा बहुत बोल भी गए क्योंकि बहुत साल पहले मैंने पढ़ी है। जब उसको बोला गया कि आप बोलो, उसने बोला इट इज मोस्ट डिफिकल्ट, वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोलता है, द पर्सनैलिटी ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहता है, द पर्सनैलिटी ऑफ मोहम्मद, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इनटू होल ट्रूथ ऑफ इट, but only a glimpse of it I can catch what a dramatic succession of a picture is to be seen. I have seen there is Muhammad the prophet, Muhammad the general, Muhammad the judge, Muhammad the emancipator of women, Muhammad the emancipator of women. In all the fields of human life I find him like a hero. वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करना मेरे लिए मुमकिन, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की जिन गोशों पर मेरी नजर पड़ी, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदगी के जिन भी शोबों में देखा, मैंने एक हीरो की हैसियत से उनको देखा, उनमें मुझे किसी किस्म की कोई कमी। ये किताब आप जरूर पढ़ना, ठीक है। कल लास्ट जो मैंने बुक रीडिंग पे ऑनलाइन, आप में से कोई था? एक भी नहीं। हम इज्तिमाई तौर पढ़ेंगे फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। बताइए सर इसकी क्या वजह है? मैं था डॉक्टर के पास, मुझे पापा के साथ। बाकी भी आप डॉक्टर के पास थे, इंजीनियर के पास, तो फिर किसके पास? आपने क्लास, आपको पता था क्लास है?
ये तो बोलते हैं यस सर, पता था ना? नहीं, आपको लेनी चाहिए थी बुक रीडिंग पे, एक अच्छा सेशन था। आप में से बुक रीडिंग कौन कौन करता है? बुक रीडिंग ये नहीं बच्चों की साइंस और इंग्लिश, उसको छोड़ो। आप 2 3 4 5 6 7 बस, तो बाकियों का क्या हाल है? ये मसला है बहुत बड़ा। बुक रीडिंग अगर आप नहीं करेंगे, एक तो बुक रीडिंग होती है ना जो एसएसबी की किताबें आप पढ़ते हैं ना 4th क्लास नौकरी लगने के लिए, आग लगी उन किताबों को। वो किताबें भी किताबें, ये किताबें आपको एक एग्जाम पास करवा सकती हैं, लेकिन जिंदगी के जो इम्तिहान आपको पास करने हैं ना, उसके लिए कुछ और किताबें आपको रिक्वायर्ड है। इसलिए आप एक अच्छे रीडर बन जाए। मैंने कल उसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी कि अच्छा रीडर कैसे इंसान बनता है, 7 ways ऑफ इम्प्रूविंग बुक रीडिंग, किस तरह से हम बुक रीडिंग को इंक्रीज करें, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो ये आप जरूर किया करें बुक रीडिंग। और बुक को चूज करना उसी तरह इंपॉर्टेंट है जिस तरह से दोस्त को चूज करना, ठीक है ना? तो किताबों की भी डिफरेंट फील्ड्स है ना। आपको पता है एक ईयर में 1,50,000 बुक्स पब्लिश होती हैं। कितनी? 1,50,000 के करीब बुक्स पब्लिश होती हैं। लेकिन सारी तो नहीं हम पढ़ेंगे, लेकिन अपना अपना फील्ड जो है, जिस फील्ड में आप कमांड हासिल करते हैं, वो किताबें तो इस फील्ड की पढ़ें। तो एक किताब दूसरी किताब के साथ इंसान को कनेक्ट करती है, दूसरी तीसरी चौथी, इसी के साथ आप एक अच्छी मतलब एक अच्छा कलेक्शन। आपके किताबें खरीदने का शौक किसी को है? वेरी गुड। नहीं खरीदे, पढ़ते मत हो। हाँ, एक किताबें खरीदना, उसके बाद किताबें पढ़ना, पर मंथ कम से कम 2-3 किताबें इंसान खरीदना चाहिए, ताकि हम एक टाइम आता है कभी ना कभी इंसान किताब को पढ़ता है ना। अब देखो ना, इस मोबाइल ने तो बहुत दूर कर दिया हमें किताबों से, लेकिन जो चीज किताबों में है वो मोबाइल में। आप आज देखना, दिन में आपने जितना स्क्रॉल किया उसका शाम को आप देखना जरा क्या हासिल हुआ। जरा आप आज एक ट्राई करना और कंपेयर करना। अगर दिन भर आपने किताब पढ़ी, शाम को आपके पास बोलने के लिए कुछ होगा, है ना। अहमद जावेद कहते हैं अगर कोई इंसान 3 दिन तक मुताला नहीं करता, कितने दिन तक? 3 दिन तक, तो चौथे दिन उसकी गुफ्तगू फीकी हो जाती है। फीकी आप समझते हैं ना? फीका समझते हैं ना? फीका मतलब मजा ही ना, क्या आप बकवास, जब उसके पास कंटेंट ही नहीं है। आप इधर बैठते अगर कंटेंट नहीं होता, बैठता कोई इधर, कोई हीरो भी आता, कौन बैठता? तो चीज जो आपको कनेक्ट करती है, दैट इज योर कंटेंट, है ना। तो इस कंटेंट के लिए किताबों का पढ़ना बहुत जरूरी है। तो गुफ्तगू भी हमारी डिस्कशंस हेल्दी तभी होंगी जब हेल्दी कंटेंट होगा। जब कंटेंट ही करप्ट है, उधर ड्रामों में, पाकिस्तानी ड्रामे इधर भी चलते हैं, है ना, चलते हैं, देखते होंगे आप, तो उस पे जब आप डिस्कशन करेंगे तो हासिल क्या होगा? फिर यही टार्चर्ड सोल, तुझे मत पता मुझे क्या गम है, तो बस वही गम और खुशी की बात है, तो एक्टिवली डिसएंगेज्ड लोग हो जाते हैं फिर, ठीक है ना। अच्छा, चलते हैं आगे। तो ये रामाकृष्णन कहते हैं नॉलेज गिव्स अस पावर, नॉलेज गिव्स अस पावर, लव गिव्स अस फुलनेस। ये जो नॉलेज किसी चीज की, इससे ताकत तो आ सकती है, लेकिन मोहब्बत इसके अंदर इसका वो जो लेक्यूना है, इसमें जो कमी है, उसको पूरा कर सकता है। तभी बच्चे और उस्ताद के बीच में जो मोहब्बत का बॉन्ड है, जिस दिन आपके जाने पर या आपके दूर होने पर आप अपने बच्चों की आंखों में नमी देखेंगे ना, आप कहना कि आपने कुछ कमाया है। सैलरी कोई कमाल नहीं है। सैलरी जो होती है ना, ये हैंड टू माउथ नहीं, मैं इसको बोलता है हैंड टू चिन। एक होता है हैंड टू माउथ, चलो कुछ ना कुछ, ये हैंड टू चिन है, मतलब मुंह तक भी पूरी नहीं पहुंची, इतनी कम होती है ना। तो इसलिए हम सैलरी के लिए यहाँ, ये डिजास्टर है। अगर सैलरी भी कम है, उसके बाद लोगों में इन्फ्लुएंस भी नहीं है, तो इसका मतलब ये इन डिजास्टर है ना। अच्छा, डेविड थॉमसन एक अमेरिकन थिंकर है, उनने बोला 100 साल के बाद, 100 साल के, अब देखो 100 साल पहले उसने ये बात कही है, उसने कहा 100 साल के बाद मैन विल बिकम द टूल्स ऑफ देयर टूल।
क्या मैंने बोला? मैन विल बिकम टूल्स ऑफ देयर टूल्स। इंसान अपने ही बनाए हुए टूल्स का टूल बन जाएगा। नहीं बने आज? बने हैं कि नहीं? यस और नो? इसका बेस्ट एग्जांपल सेल फोन है आपका। क्या हम टूल नहीं बने? मैं खुद भी अपने आप को बोल, लेकिन अब मजबूरी है मेरी, मैं ज्यादा यूज करूं, मेरी तो मजबूरी है, लेकिन कुछ लोगों की तो मजबूरी नहीं है। मैं आपको कहता हूं, जिस तरह से आप अपनी गाड़ी को पार्क करके रात गाड़ी में नहीं गुजारते, उसको साइड पे रखते हो, इसीलिए इसी तरह से आप कुछ टाइम के लिए अपने मोबाइल फोन को भी उस जगह पार्क करें जहां आप खुद, तो वो टाइम आप स्पेंड करिए किताबों पर, वो टाइम आप स्पेंड करें। और कल मैंने कहा था, अनफॉर्चुनेटली यू ऑल वर एब्सेंट। आपको पता है, अगर आप एक रिसर्च के मुताबिक एक किताब में 75,000 से लेकर 80,000 वर्ड्स होते हैं। कितने? मतलब ऑन एन एवरेज कितने? 75 से 80,000 वर्ड्स एक किताब में होते हैं, ठीक है। और ये देखा गया कि अगर इंसान ये जो 75 to 80,000 वर्ड्स वाली किताब अगर इंसान पढ़े, ऑन एन एवरेज इंसान को सिर्फ एक दिन में 12.5 मिनट्स पढ़ना होगा, बस। कितना? 12 पर डे। तो इसका मतलब एक महीने में आप एक किताब खत्म। तो अगर आपने 25 मिनट पढ़ा तो 2 किताबें, अगर आपने 50 मिनट पढ़ा तो 4 किताबें। कितनी किताबें? मेरा एक वीडियो में आज उसको ग्रुप में सराफ डाल देना इनको, बुक रीडिंग पे। वॉरेन बफेट, ठीक है, इलॉन मस्क, ठीक है, बिल गेट्स, इतना बड़े बड़े नाम जिनके पास पैसों का अंबार है, लेकिन आज भी वो किताबें पढ़ते हैं, ठीक है। उसमें मैंने पूरा बताया कौन कितने टाइम पढ़ता है, कितने वीक्स में एक किताब पढ़ता है, ठीक है। सिर्फ 12.5 मिनट्स। कितना? मोबाइल का स्क्रीन टाइम हमारा कितना होता है? मोर देन आवर्स नहीं, 1 आवर तो जायज ही था, 2 तक भी जायज था, 3 तक भी मैं कहता हूं जायज ही है, लेकिन 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, और फिर रात को भी हम यूज करते हैं। और रात को 10 बजे के बाद, याद रखना आप सब, और बच्चों को भी ये कहना, 10 से लेकर 2 बजे तक का टाइम। मेडिकल किस किस का है? आपका एमएससी है, बीएससी है? फार्मास्यूटिकल साइंसेस में बीएससी। हाँ, फिर तो ज्यादा अच्छी तरह समझोगे आप। एमएससी ज़ूलॉजी, बॉटनी फिर भी है। ज़ूलॉजी वाला है कोई मेरा साथी? वेरी गुड। हाँ, याद रखना 10 बजे से 2 बजे का टाइम जो होता है, इस वक्त आपका लीवर काम डिटॉक्सिफिकेशन का करता है। क्या करता है? और आपका ब्रेन उस वक्त कंपाइलेशन ऑफ द फाइल्स करता है। क्या करता है? दिन में जो कुछ भी आपने किया ना, उसको कंपाइलेशन का काम करता है आपका ब्रेन। किसके दौरान? 10 से लेकर 2 बजे तक। अगर 10 बजे के बाद आपने कोई भी काम किया, भले ही आप किताब पढ़ते हैं, अक्सर आप में से किसी के दिल में सर किताब जो ही पढ़ते नींद आ जाती है, बोलते हो, आती है आपको भी, लेकिन आप किताब पता है किस वक्त पकड़ते हैं? जिस वक्त आप इंतहाई एग्जॉस्ट हुए हो। किताब को उस वक्त पकड़ो जिस वक्त आपका प्राइम टाइम है। प्राइम टाइम कौन सा होता है? मॉर्निंग टाइम। मॉर्निंग टाइम में तो हम सो रहे रहते हैं, ठीक है ना। जो जितना जल्दी सुबह जागता है, रॉबिन शर्मा की एक किताब है 5 AM क्लब। 5 AM क्लब, उन्हें एक किताब